हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका आरजी क्लासेज चौबेपुर में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग विद्युत रसायन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? केमिस्ट्री में विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में पीछे के 2 वीडियो में, ये पार्ट 3 बन रहा है। पीछे के 2 वीडियो में हमने ये देखा था कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हम कैसे मेजर करते हैं। उसे थोड़ा अगर रिवाइज करें, अगर पिछले वीडियो को रिवाइज करें तो हमने ये सीखा था कि हर एक इलेक्ट्रोड का हर एक इलेक्ट्रोड का क्या होता है? अपना एक इलेक्ट्रोड विभव होता है। हर एक इलेक्ट्रोड का क्या होता है? अपना एक इलेक्ट्रोड विभव होता है। अपना क्या होता है? एक इलेक्ट्रोड विभव होता है, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। और इसे मेजर कैसे किया जाता है, ये भी हम देखे थे। इसे मेजर कैसे किया जाता है, तो अब आगे जो हमें पढ़ना है, अगर यदि हम हर एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मेजर कर लें, हर एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मेजर कर लें, तो ढेर सारे हमें इलेक्ट्रोड विभव पता लग जाएंगे। उसी को एक बढ़ते या घटते क्रम में रख दें तो एक हमें श्रेणी प्राप्त हो जाएगा। और इसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो आज का जो हमारा हेडिंग होगा वो क्या होगा? विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या होगा? विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आपका जो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो विद्युत रासायनिक श्रेणी पे होगा, और कुछ डेनियल सेल के बारे में भी देखेंगे क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है। चलिए, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी, जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक इलेक्ट्रोड को, प्रत्येक इलेक्ट्रोड को SHG के साथ जोड़कर उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं हम। और इलेक्ट्रोड विभव को 2 रूपों में लिखा जा सकता है। कोई भी इलेक्ट्रोड विभव को क्या कर सकते हैं आप? 2 रूप में लिख सकते हैं। एक आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और एक क्या होता है? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोड विभव को हम किससे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं। अगर हम कह दें आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, तो आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को तो ई से डिनोट करते हैं। अब आगे आक्सीकरण आ गया, यानी मेटल, यानी ऐसे सफिक्स में लिख देते हैं M से M+। तो इसे हम क्या कहते हैं? आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं? आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं? आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आक्सीकरण क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, तो इलेक्ट्रोड विभव को तो ई से डिनोट करते हैं। अपचयन आ गया तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? अपचयन, यानी M+ से M। हम जानते हैं आक्सीकरण संख्या का घटना अपचयन होता है, तो यहाँ पे देखिए संख्या घट रहा है, तो क्या है? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अब ऊपर कभी कभी ऐसे नॉट लग जाता है। इस नॉट का क्या मतलब है? इस नॉट का मतलब समझ लेते हैं। तो इस नॉट को हम क्या कहते हैं? मानक कहते हैं। क्या कहते हैं? इस नॉट को हम क्या कहते हैं? मानक। क्या कहते हैं? मानक। क्या कहते हैं? मानक। अगर हम देखें तो मानक का यहाँ पे अर्थ क्या होता है? मानक का अर्थ समझते हैं। मानक का आपका होता क्या है? अगर कहीं पे मानक लिखा हुआ है, अगर कहीं पे मानक, इस चैप्टर में खास करके अगर कहीं पे मानक लिखा हुआ है, तो उसका अर्थ होता है टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। और अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर यानी दाब कितना होता है? 1 atm होता है। कितना होता है? 1 atm। यदि बिलियन है तो उसका कंसंट्रेशन यानी सांद्रता कितना होता है? 1 मोलर होता है। तो ये मानक का अर्थ होता है। क्या होता है? मानक का अर्थ। ये क्या होता है? मानक का अर्थ होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ टर्मिनोलॉजी कहा जाए यूज किया जाता है, कुछ टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। जैसे आपका
कुछ मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, मानक आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, यानी यहाँ पे कुछ सिंबल ऐसे लिख रहे हैं। जैसे अगर हम देखें ये क्या हो गया, ये ई, इसे क्या कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव। अगर ई एम से एम प्लस ये सफिक्स में लिखा हुआ है तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या क्या है 0, यहाँ पे m का मतलब कोई मेटल है जिसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है 0, ये क्या है +1 है। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रोड विभव को इसी, तो इसे हम क्या कहेंगे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। अगर इसी पे नॉट लगा दें तो इसे क्या कहेंगे मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। इस तरीके से अगर हम कहा जाए ये हो m+ से m, तो यहाँ पे क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है, और यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोड विभव, तो इसे हम क्या कहेंगे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ऊपर नॉट लग जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। क्लियर है। तो इसी इलेक्ट्रोड विभव, और ये भी हम जानते हैं कि मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव और मानक आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव दोनों का संख्यात्मक मान क्या होता है बराबर होता है। किसी भी इलेक्ट्रोड विभव का मानक आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव जो ये दोनों हैं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, लेकिन इनका चिन्ह क्या होता है विपरीत होता है। जैसे अगर एग्जांपल देखें, मान ले एक आयरन का इलेक्ट्रोड है, एक क्या है आयरन का इलेक्ट्रोड है। अगर हम कह दें कि इसका इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कितना है, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कितना है -0.36 वोल्ट है। कितना है -0.36 वोल्ट है। तो इसका मानक आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कितना हो जाएगा +0.36 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा +0.36 वोल्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कहीं पे भी अगर मानक आक्सीकरण विभव कहता है तो मानक आक्सीकरण विभव यूज करेंगे, यदि मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहता है तो मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव यूज करेंगे। लेकिन अगर केवल इलेक्ट्रोड विभव कह देता है, जैसे अगर कह दे कि आयरन का इलेक्ट्रोड विभव, आयरन का इलेक्ट्रोड विभव, जैसे कहीं पे अगर टर्मिनोलॉजी लिखा हो कि आयरन का इलेक्ट्रोड विभव, आयरन का इलेक्ट्रोड विभव, आयरन का इलेक्ट्रोड विभव, तो आयरन का इलेक्ट्रोड विभव अगर कहीं पे लिखा हो तो इसे हम क्या समझेंगे आयरन का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को समझेंगे। जब तक क्वेश्चन में ये न कहे कि ये मानक आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है तब तक हम उसे आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव नहीं मानेंगे। हम सामान्यतः क्या मान के चलेंगे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव मान के चलेंगे। तो जहां भी अगर टर्मिनोलॉजी में आ जाए कि इलेक्ट्रोड विभव तो उसे हम क्या समझेंगे मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव समझेंगे। अब यही जो इलेक्ट्रोड विभव है हर एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव तो होता ही है। अब इसी इलेक्ट्रोड को यानी प्रत्येक इलेक्ट्रोड को मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव या मानक आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते या घटते क्रम में रखने से जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के आपको यहाँ पे क्रम कुछ याद रखने, क्या रखने क्रम याद रखने हैं। तो देख लेते हैं क्या है नोट्स है, यहाँ पे देख लेते हैं नोट्स में क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो टॉपिक है क्या है विद्युत रासायनिक श्रेणी है, देख ही रहे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी है। यहाँ पे जो समझाए हैं वही नोट्स के रूप में लिखे हैं। यहाँ पे लिखे हैं प्रत्येक इलेक्ट्रोड को SHE यानी सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जा सकता है। यानी प्रत्येक इलेक्ट्रोड को हम क्या करें SHE के साथ जोड़ करके उसका इलेक्ट्रोड विभव क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव को दो रूपों में लिखा जा सकता है। पहला क्या होता है आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और दूसरा क्या होता है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अब यहाँ पे जैसे ये तो हो गया आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, और कहीं पे मानक अगर आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव लिखा है तो ऊपर नॉट लग जाता है। उसी तरीके से मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव लिखा है तो ऊपर क्या लग जाएगा नॉट लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या है मानक कहने का अर्थ क्या होता है, तो मानक कहने का अर्थ पहले ही बता चुके हैं। टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना होता है आपका 1 atm, यदि कोई
कंसंट्रेशन यानी सांद्रता है, कोई बिलियन है, तो वो क्या होता है, 1 मोलर होता है। अब यहाँ पे विद्युत रासायनिक श्रेणी का डिफिनीशन है, क्या है, डिफिनीशन है, क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक इलेक्ट्रोड का, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रत्येक इलेक्ट्रोड को मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव या मानक आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते या घटते क्रम में रखने से जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रत्येक इलेक्ट्रोड को मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव या मानक आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते या घटते क्रम में रखने से जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ पे विद्युत रासायनिक श्रेणी इस तरीके से यहाँ पे हम लिख रखे हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी आपका क्या है, हालांकि अगर किताब में देखते हैं तो विद्युत रासायनिक श्रेणी ढेर सारा कहा जाए, उसमें एलिमेंट होते हैं, लेकिन उतना आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जितना हम लिखें उसी से हमारा काम चल जाएगा, आगे ये यूज होता है, तो जितना लिखें उतना ध्यान दें आप। और यहाँ पे देखिए, और किताब में अगर देखेंगे तो थोड़ा सा अलग दिया रहता है वो, यानी इसमें बीच में और भी एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे बीच में कुछ हम छोड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पे डॉट डॉट किए हैं, यानी बीच में और भी एलिमेंट हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव क्या है, वो क्या है, 0 है। क्या है, 0। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में यहाँ पे 2 पार्ट हैं, एक हाइड्रोजन के ऊपर तत्व हैं, कुछ हाइड्रोजन के ऊपर तत्व हैं, और कुछ हाइड्रोजन के नीचे तत्व हैं, कुछ हाइड्रोजन के ऊपर तत्व हैं, कुछ हाइड्रोजन के नीचे तत्व हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो है, सबसे पहले क्या है, लिथियम है। क्या है, लिथियम। और लिथियम का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, -0.34। और ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, जब अपचयन -0.34 है तो ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, +3.04 हो जाएगा। तो यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे जो भी अब आगे चर्चा करेंगे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव पे ही करेंगे, ऑक्सीकरण तो आप निकाल सकते हैं, केवल चिन्ह में ही अंतर होता है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं कि आपको बैठ जाना कि मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कितना है, क्या है, ये आपको रटने की आवश्यकता नहीं। ये जो है मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ये सभी नहीं कि रटना है, बस यहाँ पे जो क्रम दे रखा है, क्रम आपको ध्यान देना है, क्योंकि हमें जो आगे मतलब है वो क्रम से ही मतलब है, इसलिए हम क्रम पे विशेष करके फोकस करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे क्रम याद रखने के लिए एक बेसिकली ट्रिक भी बता देते हैं। क्या ट्रिक है, जैसे यहाँ पे है ले के, यहाँ पे क्या एक ट्रिक लिख रहे हैं, जैसे ले के बाहर सरदार, ले के बाहर सरदार का नाम मांगे। और यहाँ तक देख लेते हैं, ले के तो यहाँ पे Li है, लिथियम है, के यानी पोटेशियम है, बाहर यानी Ba बेरियम है, सरदार स्ट्रांसियम Sr है, और सरदार का कैल्शियम का, ये का है, नाम यानी सोडियम, मांगे यानी मैग्नीशियम। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे आपका क्या है, तो इसके आगे अब यहाँ पे लेके बाहर सरदार का नाम मांगे, इसके आगे कैसे याद रखेंगे, तो एक कदम आगे बढ़ करके, तो मैग्नीशियम के बाद क्या आता है, जैसे लेके बाहर सरदार का नाम मांगे Mg आ गया। अब एक कदम आगे बढ़ करके तो मैग्नीशियम के बाद क्या आता है, एल्युमिनियम। फिर जाते हैं तो क्या, सुबह मांगने जाते हैं तो क्या मिलता है, मंजन। क्या मिलता है, मंजन। तो यहाँ पे क्या है, MnZn, मंजन। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। और इसके ऊपर जितने हैं सबका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, निगेटिव में होता है। क्या होता है, निगेटिव में होता है। क्या होता है, निगेटिव में। और इसके नीचे क्या होते हैं, सब पॉजिटिव में होते हैं। तो हाइड्रोजन के नीचे याद करने का क्या तरीका है, हाइड्रोजन के नीचे याद करने का जो तरीका है, ये ट्रिक है CHAPA। क्या है, चापा। अब यहाँ पे चापा है तो यहाँ पे C लिख लेते हैं, HAPA ये है। तो C से हम क्या लिखेंगे, Cu, H से क्या लिखेंगे, HG, और A से यहाँ पे 2 बार आया है तो हम जानते हैं एक सोना होता है, एक चांदी होता है।
तो सोना थोड़ा सा क्या होता है, महंगा होता है, तो ये क्या होता है Au और ये क्या होता है Ag। अब यहाँ पे P है तो ये क्या है प्लेटिनम। तो यहाँ पे 5 हो गए, एक कापर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। क्लियर है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, कापर का इलेक्ट्रोड हो, यहाँ पे कापर है, फिर मरकरी है, फिर सिल्वर है, फिर प्लेटिनम है, फिर क्या है गोल्ड है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है। और यहाँ पे क्रम आपको केवल याद रखने की आवश्यकता है, ये नहीं कि पूरा वैल्यू आपको याद रखना है, या आपको केवल क्रम याद रखना है। और इससे बहुत हेल्प मिलता है। इससे अगर हम देखें तो इसका पहले ये देख लेते हैं यूज क्या है। अगर देखें यूज की अगर हम बात करें, अगर कोई तत्व, अगर कोई दो तत्व दे दे, जैसे हम कहते हैं लिथियम और सोडियम है, इन दोनों में से अपचयन किसका होगा, इन दोनों में से अपचयन किसका होगा। अगर कहीं पे आपका, अगर कहीं पे लिथियम है और सोडियम है, तो इन दोनों में से अपचयन किसका होगा। तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होगा, ऊपर होगा, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा। जो ऊपर होगा, यानी सिंपल सा अगर देखें तो यहाँ पे जो भी विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिखा गया ऊपर, जो ऊपर है वो क्या है ज़्यादा पावरफुल है, वो अपने नीचे वाले क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, किसी विलयन में क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। हालांकि जो यहाँ पे हमने कहा था कि यहाँ पे लिथियम ले लें और सोडियम ले लें और पूछें कि इन दोनों में से किसका ऑक्सीकरण होगा या किसका अपचयन होगा, बड़े आसानी से अगर कोई एक है, तो यहाँ पे सिंपल सा हम देखते हैं जिसकी जो वैल्यू ज़्यादा होगी वही होगा। तो लिथियम का देखें तो मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड वो क्या है 3.04 है, और सोडियम का कितना है, सोडियम का ये 2.71 है। तो जाहिर सी बात है मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड किसका, लिथियम का ज़्यादा है, इसलिए लिथियम का क्या होगा, अपचयन होगा, और लिथियम का क्या होगा, ऑक्सीकरण, और सोडियम का क्या हो जाएगा, अपचयन होगा। तो इस तरीके से हम इसका यूज करके बता सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, और हाँ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आरजी क्लासेस चौबेपुर को सब्सक्राइब करें और क्या करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है आपका, गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा। यानी इनपुट क्या होगा, इनपुट आपका रासायनिक ऊर्जा होगा और आउटपुट आपको मिलेगा क्या, केमिकल एनर्जी क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी इनपुट के रूप में क्या होगा, केमिकल एनर्जी, और आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा आपको, आउटपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा यानी विद्युत ऊर्जा मिलेगा। तो सिंपल सा आप कह सकते हैं गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। और गैल्वेनिक सेल में जो होता है, यहाँ पे जो रिएक्शन होता है ये स्पॉन्टेनियस यानी स्वतः अभिक्रिया होते हैं। क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हम जानते हैं डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। और यहाँ पे डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, यानी गिव हिंदी में कहें तो गिब्स मुक्त ऊर्जा। क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, यानी ये जो कन्वर्जन है, ये आपका ये जो है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा, कैसे वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि हाँ रासायनिक ऊर्जा को भी विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जा सकता है। तो इसके लिए भाई वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ऐसा किए होंगे। तो क्या किए होंगे, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक आप घर पे भी इसे आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उन्होंने, तो आप ये खुद देख सकते हैं। खुद क्या दे सकते हैं, कॉपर सल्फेट का क्या लें, सॉल्यूशन लें। कौन सा आपको एक्सपेरिमेंट करना है, बता रहे हैं एक्सपेरिमेंट क्या करना है। ये एक्सपेरिमेंट ये बताएगा कि ये वैज्ञानिकों के दिमाग में ये आया कहाँ से कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट है तो वही बताने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का क्या आप ले लें, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लें, और इसमें क्या मिला दें, इसमें जिंक का रॉड मिला दें। क्या मिला दें, जिंक का रॉड। इस तरीके जिंक का रॉड, ये क्या है आपका जिंक रॉड है, क्या है जिंक रॉड।
और हम जानते हैं कापर सल्फेट में कापर क्या है, कापर का अगर देखें तो कापर +2 स्टेट में है, और कापर +2 हम जानते हैं इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। क्या होता है, इसका कलर ब्लू होता है। तो कुछ देर बाद जब ऐसा किए और कुछ देर बाद देखें तो कुछ निष्कर्ष इन्होंने पाया। क्या पाया, कुछ निष्कर्ष, कुछ रिजल्ट देखें कि कुछ चेंजेज हो रहा है। क्या चेंजेज हो रहा है, इन्होंने ये देखा कि जो जिंक राड है इसका वेट कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अभी कैसे उन्हें पता चला भाई वेट कम हो रहा है, तो जो कॉपर का राड है वो धीरे 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 क्या हो रहा था, पतला हो रहा था। क्या हो रहा था, पतला हो रहा था। और इन्होंने क्या रिजल्ट पाया कि जो कॉपर +2 का कलर, जो ब्लू कलर है, जो ब्लू कलर है आपका, वो क्या हो रहा है, डिसअपियर हो जा रहा है। वो क्या हो जा रहा है, डिसअपियर, यानी गायब हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। और यहाँ पे जो जिंक रॉड है इसके पास रेडिश ब्राउन कलर का, यानी जो रॉड है इसके आसपास क्या है, रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे इसका अगर हाथ डाल करके देखें तो इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होने लगा। थोड़ा सा टेम्परेचर क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। तो यही एक्सपेरिमेंट है जो कि लिखा हुआ है, देख लेते हैं क्या है एक्सपेरिमेंट। क्या है, कॉपर सल्फेट का जली विलयन लिया गया, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जली विलयन है, और इसमें जिंक राड डाला गया, इसमें जिंक राड हमने मिला दिया। ऐसा करने से निम्नलिखित रिजल्ट आया। ऐसा करने से क्या आया, कुछ रिजल्ट आया। जिंक राड का वेट कम होने लगा, वेट क्या होने लगा, कम होने लगा। और कॉपर +2 जो ब्लू कलर का है वह धीरे धीरे गायब होने लगा। जो कॉपर +2 यहाँ पे कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है उसका ब्लू कलर जो है वो गायब होने लगा। और जो जिंक रॉड के पास रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी प्राप्त हुआ। क्या हुआ, पीपीटी प्राप्त हुआ। और टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब ये कैसे पता उन्हें टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो हाथ डालेंगे तो पता चला होगा। क्लियर है, चलिए इसके आगे देखते हैं। तो अब जब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और ये पाया, तो उन्होंने इसके पीछे का रीजन ढूंढने का प्रयास किया। क्या रीजन ढूंढने का प्रयास किया कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो ध्यान दीजिएगा, रीजन अगर हम देखें तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि जिंक का तो जो जिंक राड है उसका वेट कम हो रहा है। और वेट क्यों कम हो रहा है, अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर जो वेट हो रहा है, वेट जो कम हो रहा है, वो वेट क्यों कम हो रहा है, क्योंकि जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर करके Zn+2 में जा रहा है। क्या जा रहा है, Zn+2 में जा रहा है। सिंपल सा बात है, अगर किसी का वेट कम हो रहा है मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तभी तो वेट कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तभी वेट कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो जिंक है, जिंक +2 में क्या कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। इसलिए जिंक का वेट जो हो रहा है, जिंक की रॉड का जो वेट है वो कम हो रहा है। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो ब्लू कलर था वो डिसअपियर क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि जो यहाँ पे कॉपर +2 है, एक्चुअल में कॉपर +2 का कलर ब्लू होता है, और यहाँ से जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर ले रहा है, जिससे इसका ब्लू कलर क्या हो रहा है, गायब हो जा रहा है, यानी कॉपर में चेंज हो रहा है। यानी कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में चेंज हो जा रहा है, कॉपर में चेंज हो रहा है। यानी Zn से Zn+2 ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में, यानी क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Zn और कॉपर +2 और Zn+2, और यहाँ पे क्या है, कॉपर, क्या है, कॉपर। और यहाँ पे क्या मिला, एनर्जी मिला, और क्या मिला, यहाँ पे प्लस एनर्जी मिला। क्या मिला, एनर्जी। और इसी जगह से कॉन्सेप्ट आया कि इसी एनर्जी को क्यों ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, और यहीं से कॉन्सेप्ट आया तो इन्होंने सेल बनाने का प्रयास किया। तो यही जो एनर्जी प्राप्त हो रहा था इसी को इन्होंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का प्रयास किया था, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया था। क्लियर है। हालांकि अधिकांशतः किताब में दिया नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंट बता दिए हम। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वही यहाँ पे लिखे हैं, वही समझा दें। यहाँ पे Zn से Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ दिए, और यहाँ पे एनर्जी, और इसी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया गया। क्लियर है। अब यहाँ पे गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। गैल्वेनिक सेल का क्या है, एग्जाम्पल है डेनियल सेल है। गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल। अब यहाँ पे डेनियल सेल अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा डेनियल सेल क्या है, तो थोड़ा सा इसे पहले समझ लेते हैं हम कि डेनियल सेल आपका है क्या।
तो जो ऊपर एक्सपेरिमेंट में समझाए थे, जो वहाँ पे एनर्जी मिला था, उसी को इन्होंने इलेक्ट्रिकल विद्युत ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का प्रयास किए थे। तो इन्होंने क्या किया, जो जिंक रॉड है, जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा था, कौन कर रहा था, जिंक त्याग कर रहा था, जिंक। तो इन्होंने क्या किया, जिंक सल्फेट का एक विलयन लिया, जिंक सल्फेट का क्या लिए, जिंक सल्फेट का इन्होंने विलयन लिया और इसमें जिंक रॉड मिला दिया। क्या मिला दिया, जिंक रॉड मिला दिए। क्या मिला दिए, जिंक रॉड मिला दिए। यहाँ पे क्या मिला दिए, जिंक रॉड है। ये क्या है आपका Zn, जिंक का ये क्या है, रॉड है आपका, क्या है, जिंक का रॉड है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या है आपका जिंक सल्फेट। अब यहाँ पे हम जानते हैं जिंक का रॉड 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, लेकिन त्याग करेगा तो वो तो अब यहाँ से यानी कॉपर सल्फेट यानी जो यहाँ पे कॉपर के पास जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर यहाँ पे देखें कॉपर ना हो, अगर हम देखें यहाँ पे कॉपर ना हो, तो यहाँ पे Zn जो जिंक है, जिंक सल्फेट के विलयन में रखें तो यहाँ पे Zn+2 का कुछ कंसंट्रेशन होगा और SO4-2 का कुछ कंसंट्रेशन होगा। कुछ क्या होगा, Zn का कंसंट्रेशन होगा, कुछ Zn+2 का और कुछ SO4-2 का कंसंट्रेशन होगा। तो अब इसे डायरेक्टली वहां पे क्या था, डायरेक्टली एक बीकर में ही पुट कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे अलग किए, उसे क्या किए, अलग किए। तो यहाँ पे इन्होंने कॉपर सल्फेट का क्या लिया, कॉपर सल्फेट का सलूशन लिए। किसका लिए, कॉपर सल्फेट का सलूशन लिए, कॉपर सल्फेट। और यहाँ पे क्या मिला दिए, कॉपर रॉड लगा दिए। क्या लगा दिए, कॉपर रॉड लगा दिए। यहाँ पे क्या लगा दिए, कॉपर रॉड लगा दिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है, अब यहाँ से हम जानते हैं यहाँ Zn+2 से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाने के लिए जब इसे जोड़ेंगे तभी ये जाएगा। जब इसे आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम किसी इलेक्ट्रिकल वायर से यानी किसी वायर से जोड़ दिए, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन अब आएगा और इलेक्ट्रॉन किसे यहाँ से यहाँ जब आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, इधर से इधर है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, इधर से इधर है, यानी इलेक्ट्रॉन Zn+2 में जाएगा और Zn+2 नीचे चला, Zn+2 आपका रहेगा और यहाँ से यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने का ये डायरेक्शन होगा। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने का ये डायरेक्शन होगा, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो का ये डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट इसके विपरीत होगा। तो यहाँ से, और हम जानते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है तो यहाँ पे अगर कोई बल्ब लगा देंगे तो जलने लगेगा। क्या होने लगेगा, जलने लगेगा। लेकिन ये पाया गया कि जो जल रहा है बल्ब, ये केवल कुछ देर तक ही 10 से 12 सेकंड तक जला, फिर बंद हो गया। 10 से 12 सेकंड तक जला, फिर क्या हो गया, बंद हो गया। तो लोगों ने फिर रीजन ढूंढने का प्रयास किया कि क्यों बंद हो गया, ये क्यों यहाँ पे बंद हो गया, कि यहाँ पे जो बल्ब लगाए वो क्यों बंद हो गया। तो इन्होंने ये पाया, इसका रीजन एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने सॉल्ट ब्रिज लगाया। हालांकि क्यों कहा जाया करते हैं पूरा हम एक्सप्लेन करते हैं, हालांकि यहाँ तक देख लेते हैं नोट्स में क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये तो बता ही चुके हैं, एक्सपेरिमेंट हो चुका है। तो वही यहाँ पे क्या है, गैल्वेनिक सेल का क्या एग्जांपल है, एक डेनियल सेल। यहाँ पर डेनियल सेल बनाया गया है और यहाँ पे डेनियल सेल के लिए सबसे पहले कुछ एनोड और कैथोड होते हैं। तो पहले एनोड कैथोड समझ लेते हैं। हालांकि एनोड कैथोड के लिए एक दिमाग में एक लोगों का एक अलग भ्रम रहता है कि एनोड पॉजिटिव होता है कि कैथोड पॉजिटिव होता है। तो मे बी एनोड, कई लोग कहते हैं एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। ये तो मे बी जो एनोड है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जो कैथोड है वो भी पॉजिटिव हो सकता है, वो भी निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। अभी कैसे हम पहचानते हैं एनोड कैथोड का एक्चुअल डिफिनीशन क्या होता है, तो एनोड कैथोड का एक्चुअल डिफिनीशन देखते हैं। एनोड का एक्चुअल डिफिनीशन देखते हैं। तो एनोड वह प्लेट होता है जिसपे क्या हो, अगर हम देखें तो लोन से हम याद रख सकते हैं, लोन से याद रख सकते हैं, यानी एनोड वह प्लेट होता है जिसपे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जिसपे ऑक्सीडेशन यानी जिस प्लेट पे ऑक्सीडेशन होता है वह एनोड होता है।
जिस प्लेट पे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है वह एनोड होता है। और जिस प्लेट पे रिडक्शन होता है, जिस प्लेट पे क्या होता है रिडक्शन होता है, जिस प्लेट पे रिडक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं कैथोड कहते हैं। तो एनोड और कैथोड का डेफिनेशन इसे सिंपल सा लोन वर्ड से याद रख सकते हैं। किससे याद रख सकते हैं लोन, LOAN। हालांकि यहाँ पे इसका बहुत बड़ा मतलब है, जब सेल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं लेफ्ट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जिस पे होता है, ऑक्सीडेशन जिस पे होता है उसे हम क्या कहते हैं एनोड कहते हैं, और जो बचा वो क्या होगा कैथोड होगा। तो ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है और एनोड निगेटिव होता है किस कंडीशन में गैल्वेनिक सेल में। अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे तो एनोड पॉजिटिव हो जाएगा, एनोड क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो एनोड निगेटिव होता है, एनोड क्या होता है निगेटिव होता है, लेकिन किस सेल में होता है गैल्वेनिक सेल में होता है। अगर यही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे तो एनोड क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो एनोड क्या होता है निगेटिव और कैथोड क्या होता है पॉजिटिव होता है। आशा करता हूँ ये आपको एनोड और कैथोड समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं डायग्राम पे आते हैं क्या था। तो यहाँ पे वही डायग्राम है, यहाँ पे क्या है एक जिंक का रॉड है, यहाँ पे क्या जिंक रॉड है, किस में रखा गया जिंक सल्फेट विलेन में रखा गया है, कॉपर सल्फेट दिया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, ये सब देखने से पहले यहाँ पे आ जाते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो अगर हम अलग अलग रखें, अलग अलग यहाँ पे अलग अलग रखें, दोनों को अलग अलग न जोड़ें तो जोड़ने से पहले, तो यहाँ पे जो जोड़ने से पहले होगा Zn+2 और SO4-2, यहाँ पे SO4-2 होगा। SO4-2 का यहाँ पे इस विलयन में कंसंट्रेशन क्या होगा बराबर होगा भाई जिंक रॉड है, जिंक वो तो अलग है। अब यहाँ पे ZnSO4 एक इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पे Zn+2 का जो कंसंट्रेशन होगा वही SO4-2 का होगा। और कापर का अलग से ले लें तो कॉपर+2 का कंसंट्रेशन और SO4-2 का कंसंट्रेशन बराबर होगा। लेकिन जैसे ही इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे, जैसे ही यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाने लगेगा। जब यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे नीचे हम जोड़ दिए हैं, क्या कर दिए हैं जोड़ दिए हैं, तो जैसे ही इसे आप जोड़ देंगे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये जैसे यहाँ से आप जोड़ेंगे तो होगा क्या, यहाँ से जो जिंक रॉड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्या होगा इलेक्ट्रॉन जो होगा इस साइड से इस साइड फ्लो होगा और इसके विपरीत दिशा में क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा बहेगा। विद्युत धारा होगा तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे बल्ब लगाएंगे जलने लगेगा। अब यहाँ से देखें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है। सिंपल सा हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है निगेटिव चार्ज होता है, अगर कोई निगेटिव चार्ज एक प्लेट की तरफ इस तरफ जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये जो C है ये पॉजिटिव रहा होगा कि नहीं, ये पॉजिटिव रहा होगा, क्या रहा होगा पॉजिटिव रहा होगा। हालांकि इसे दूसरे तरीके से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो विद्युत धारा इधर बहेगा और आपका इलेक्ट्रॉन इस साइड होगा। अब यहाँ से हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तो जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो Zn हो रहा है वो किस में चेंज हो रहा है Zn+2 में चेंज हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है रिलीज कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले प्लेट पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये जो इस वाले जो ZnSO4 है यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन होता है तो इसी को तो एनोड कहते हैं, जस्ट अभी बताए थे लोन LOAN, जिस पे ऑक्सीडेशन होता है उसी को तो हम क्या कहते हैं एनोड कहते हैं। ये सिंपल सा ये हमेशा ट्रू होगा, जिस पे ऑक्सीडेशन वो क्या होगा एनोड होगा, जिस पे ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा एनोड होगा। तो यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा हमारा एनोड हो जाएगा, क्या हो जाएगा एनोड, ये वाला जो प्लेट हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा एनोड। अब यहाँ से हम यहाँ पे जोड़ दिए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्लेट क्या हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव यहाँ पे देखें तो ये पॉजिटिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा निगेटिव प्लेट हो जाएगा। क्या ये प्लेट ध्यान दीजिएगा, ये प्लेट क्या एनोड, हालांकि एनोड क्या होता है अगर इलेक्ट्रॉन भाई यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन शुरू में, तो ये क्या निगेटिव प्लेट हो जाएगा, ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा।
अब यहाँ से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन आया तो कॉपर+2, ये जो कॉपर+2 है, ये कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में चला जा रहा है, कॉपर में चला जा रहा है, यानी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कैथोड। तो ये हुआ एनोड, ये हुआ कैथोड। तो एनोड कैथोड, अभी आप ये पहले क्लियर करें कि एनोड कैथोड आपको क्लियर हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो वीडियो को पॉज करें और फिर से एक बार रिपीट करके आप देखें। चलिए, अब यहाँ पे हमने ये चेक कर लिया कि एनोड और कैथोड ये हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉजिटिव निगेटिव की बात करें तो बड़े आसानी से बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कोई प्ले माइनस चार्ज अगर जा रहा है तो जाहिर सी बात है प्लस रहा होगा और इसके विपरीत वाला माइनस रहा होगा। दो चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि एनोड क्या होता है निगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। लेकिन किसमें, अगर यहाँ पे देखें तो गैल्वेनिक सेल में होता है। किसमें होता है, गैल्वेनिक सेल में। अब यहाँ पे कुछ देर बाद हम देखें तो यहाँ पे बल्ब ग्लो करना, यानी बल्ब जो ग्लो कर रहा था कुछ देर बाद बंद हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, रीजन अब समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो जिंक रॉड है धीरे धीरे यहाँ पे अगर देखें तो जिंक रॉड Zn+2 में जा रहा है और इसका पता कैसे चला था, धीरे धीरे रॉड जो हो रहा था वो पतला हो रहा था। क्या हो रहा था, पतला हो रहा था। तो इस तरीके से बता सकते हैं हम कि जो जिंक रॉड है वो धीरे धीरे क्या होता है, पतला होता रहा है। तो यहाँ पे जो Zn है Zn+2 में जा रहा है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इस बिलियन में भी तो Zn+2 है, इस बिलियन में क्या है Zn+2, और जिंक रॉड से भी Zn+ जनरेट हो रहा है। तो ये जो बिलियन है ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, ये जो बिलियन हो जाएगा ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो कॉपर यानी कॉपर+2 था, कॉपर रॉड, तो कॉपर जो +2 है वो यहाँ पे कॉपर बन जा रहा है, कॉपर बन जा रहा है, यानी ये जो कैथोड प्लेट है थोड़ा मोटा होता जाएगा, क्योंकि जो कॉपर+2 यहाँ पे है वो यहाँ पे निक्षेपित यानी यहाँ पे जमता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो SO4-2 का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा और कॉपर का कम हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा, Zn+2 का कंसंट्रेशन अधिक होगा और SO4-2 का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, SO4-2 का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बिलियन ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये बिलियन ओवरऑल क्या हो गया आपका, निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे SO4-2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया। तो ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो कुछ देर बाद अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इस बिलियन में निगेटिव 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 इस तरीके से हैं। तो क्या आप बताएं, यहाँ से जब कुछ देर बाद Zn+2 जो है, क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ पे जो जनरेट ढेर सारे हो गए हैं, क्या कुछ देर बाद ये यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को जाने देंगे क्या आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ से कुछ देर बाद Zn जो +2 का जो 2 इलेक्ट्रॉन है क्या यहाँ से यहाँ जाएगा क्या, ये प्लस जहाँ प्लस ज़्यादा हो जाएगा ये अट्रैक्ट कर लेगा, क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इसीलिए 10 सेकंड बाद ये क्या हो जा रहा था, कम हो जा रहा था, बंद हो जा रहा था, जो बल्ब ग्लो कर रहा था वो बंद हो जा रहा था। बाय डिफ़ॉल्ट अगर एक आध दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो निगेटिव है तो निगेटिव रिपेल करेगा। इसलिए अब यहाँ पे जो बल्ब जल रहा था यहाँ पे वो क्या हो गया, बंद होने लगा। यहाँ पे जो हम वायर में बल्ब लगाए थे वो क्या होने लगा, 10 सेकंड बाद बंद हो गया। तो इससे कहा जाए, इसे दूर करने के लिए इस समस्या को यहाँ पे क्या लगाया गया, सॉल्ट ब्रिज लगाया गया। बेसिकली क्या लगाया गया, सॉल्ट ब्रिज लगाया गया। तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या लगाया गया, सॉल्ट ब्रिज लगाया गया। अब सॉल्ट ब्रिज में क्या किया गया, सॉल्ट ब्रिज का अगर देखें तो क्या काम था। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक यू शेप नली होता है, एक क्या होता है, यू शेप नली होता है जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे KCl भरा होता है, KCl या और भी भरे होते हैं, जी बताएं कौन कौन से भरे होते हैं। यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज में कुछ भरा हुआ, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो Zn+2 का कंसंट्रेशन तो ज़्यादा है। अब यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट अगर 2 Cl- यहाँ पे अगर आ जाए, 2 Cl में अगर KCl भर दिए हैं 2 Cl आ जाएगा, तो यहाँ पे ZnCl2 बना लेगा और ZnCl2 यहाँ पे बिलियन में क्या होगा, बिलियन में इस तरीके से आपका आयन रूप में रहेगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि कुछ भी आप भर दें, MgCl कुछ भी भर दें, ऐसा नहीं। यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज में भरा जाता है क्या हो जाता है, इनॉट इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, यानी अक्रिय वैद्युत अपघट्य भरा जाता है। क्या भरा जाता है, अक्रिय वैद्युत अपघट्य, ताकि ये रिएक्शन ना करे। यहाँ पे ZnCl2 बन जाएगा तो ZnCl2 इस पर कोई इफेक्ट नहीं करता है,
क्लियर है। तो यहाँ पे 2Cl जैसे आ जाए Zn+2, यहाँ पे प्लस चार्ज ही अधिक था, अगर Cl माइनस दे देता है तो यहाँ पे प्लस चार्ज कम हो जाएगा। अब यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का लगाना आवश्यक हो गया था। क्लियर है। तो चलिए सॉल्ट ब्रिज देख लेते हैं, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप नली होती है जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट अक्रिय वैद्युत अपघट्य भरा होता है। क्या भरा होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये अगर पेस्ट के साथ, अगर एक पेस्ट होता है, जैसे आप सुबह कोलगेट पेस्ट करते हैं तो कोलगेट एक जेली यानी एक लिक्विड टाइप का होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे KCl, अगर आप यहाँ पे जो यू शेप नली है इसमें KCl भर दें तो सॉलिड स्टेट में भर दें, ऐसा नहीं। वो तो अगर सॉलिड स्टेट में भर देंगे तो इधर K+ भी आ जाएगा Cl-, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे पेस्ट रूप में भरते हैं। क्या भरते हैं, पेस्ट रूप में भरते हैं, यानी जेल फॉर्म में भरते हैं। तो वही लिखा गया है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है और यह इलेक्ट्रोलाइट अगर पेस्ट के साथ सेमी लिक्विड स्टेट यानी जेल फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, जेल फॉर्म में रहता है। अब यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में आप KCl भर सकते हैं, KNO3 बन सकते हैं, NH4NO3 बन सकते हैं और NH4Cl भर सकते हैं। यहाँ पे NH4 है, बना लीजिएगा, क्या है, NH4Cl आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये वीडियो आपका समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।